नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। स्केचिंग मैजिक एपिसोड 1। तो एक छोटी सी मिनी सीरीज करते हैं, 3 एपिसोड आएंगे। इसके अंदर मैं स्केचिंग के, हैचिंग के बहुत सारे सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा। ये नो स्मजिंग वाला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ सीखिए, आनंद लीजिए। स्केचिंग मैजिक एपिसोड 1 में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इसके अंदर ये जो मिनी सीरीज है, इसके अंदर मैं कम से कम 9 कैरेक्टर बनाने का प्लान है, 9 या 10, लेकिन इसको हम 3 भाग में कर देंगे। और ये पहला भाग है उसका, जिसके अंदर आप स्केचिंग के जो मैजिक हैं वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ सीधे सीधे। तो ये 2 कैरेक्टर्स हैं। ये लखनऊ में एक रिवाज है या एक प्रथा है कि आपके घर में जो भी काम होते हैं ना, छोटे मोटे, जैसे आज की डेट में आपको अर्बन क्लैप मिल गया है, लेकिन अर्बन क्लैप जैसी व्यवस्था लखनऊ जैसे शहर में सदियों से है। तो एक छोटी सी जगह है यहाँ पे, तेलीबाग, वहाँ पे सवेरे सवेरे मजदूर आके खड़े हो जाते हैं। और ये लोग स्किल्ड लेबर नहीं है, मतलब दे आर जस्ट ह्यूमन बीइंग एंड वर्किंग हार्ड। एंड इनको आप ले जाइए घर, और जो नॉर्मल नॉन स्किल लेबर हैं, उनका रेट है कुछ 500 रुपये दिहाड़ी, मतलब 500 रुपीज़ दे विल टेक, एंड दे विल टेक अ स्मॉल ब्रेक इन बिटवीन। और फिर ये लोग, तो इस तरह के बहुत सारे लोग वहाँ खड़े रहते हैं और मेरी फोटोग्राफी वहाँ होती है। तो ये जितने भी लोग हैं इस सीरीज में आप देखेंगे, ये सारे लखनऊ के कॉमन पीपल हैं। और मुझे पसंद नहीं है कि बिना किसी के परमिशन अनऑथराइज तरीके से मैं पिंटरेस्ट पे जाके किसी की फ़ोटोग्राफ ले लूं और उस पर काम करूं। तो ये रैंडम फ़ोटोग्राफ्स मैं लेता रहता हूं और इन लोगों से बात भी करता रहता हूं। तो एक मजदूर को मैं लेके आया था, हमारे घर में कुछ पेंटिंग वेंटिंग हो रही थी, मैंने उसकी भी तस्वीर खींची है, अभी रवि में दिखाता हूँ। तो ठीक है, तो देखिए इसमें बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, वो मैं कोशिश करूँगा रिवील करने की। तो पहले तो जो पहली सीक्रेट ये थी कि ये जो 2 लोग हैं, ये इमेज जो था इसको मैंने थोड़ा सा क्रॉप किया, क्योंकि नीचे जो है ना वो थोड़ी बाइक थी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं थोड़ा सा पोर्ट्रेट के ऊपर ही ध्यान दे रहा हूँ और जो इनकी क्लोथिंग है। उसके बाद जो हैचिंग के जो टेक्निक्स हैं उसी को मैं सीक्रेट बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैंने एक स्क्रिबल ड्राइंग किया A4 के ऊपर। तो ये एक डिसीजन होता है कि आर यू गोइंग टू ड्रॉ ऑन A3 या लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, ये एक डिसीजन होता है। तो मैंने पहले तो एक ड्राइंग कर ली, रफली अरेंज कर लिया कि कहाँ पे जाना है, कितना होना है। तो उसके बाद वो जो जब मेरी एक रफ ड्राइंग हो गई ना, अच्छा, हर ड्राइंग के अंदर मेरे अलग अलग अप्रोच आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बना रहा हूँ। देखिए, कोई रफ वाला ज़्यादा काम मैंने नहीं किया, कोई बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं किया। तो मेरा सीक्रेट एक है जो कि अगर आप पकड़ पाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जो टोनल वैल्यू के ना अलग अलग वॉल्यूम होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं। तो टोनल वैल्यू जो है, हैचिंग से मैं लाइटर टोनल वैल्यू और डार्कर टोनल वैल्यू ये सब मैं निकाल लेता हूँ। हाँ, ये जो पेंसिल आप देख रहे हैं, ये पेंसिल एक कंपनी है NYONI, NYONI। तो ये NYONI है, इसके अंदर 14 पेंसिल होती हैं। और इसके अंदर बहुत सारी जो पेंसिल हम लोग जो आप खरीदते हैं ना, तो उसमें HB रेंज या B रेंज या H रेंज कम होता है, और आप सीधे 2B से शुरू करते हैं। मान लीजिए HB है आपके पास, बट 2B से आप स्टार्ट करते हैं और 9B या 10B तक जाते हैं। इस पेंसिल के डब्बे में ना 14B भी है हमारे पास। और वो जो पहले वाले जो नंबर हैं, जिसमें पेंसिल बहुत हार्ड होती है, सख्त होता है। और तो ये जो हम आप देख रहे हैं, ये 2H की पेंसिल है। कभी कभी मैं चेंज कर रहा हूँ बहुत सारी, क्योंकि मेरे पास बहुत रेंज है। तो ये NYONI है, NYONI। ये अगर आपके पास होगा तो अच्छा है, यू विल हैव अ रेंज ऑफ टोनल वैल्यू। और ये बहुत हार्ड है, मतलब ये नहीं कि इसकी
नोक जो है वो टूट रही है, और बहुत ही सॉलिड पेंसिल है और टेस्टेड ओके है एंड रिकमेंडेड बाय दिलीप चौबे है। अगर आप खरीद पाएँ, ऑनलाइन ही मिलेगा, मतलब मेरे पास तो एक स्टेशनरी की दुकान थी, वहाँ से हमको मिल गई थी। तो एक तो हो गया पेंसिल जो मेरा सीक्रेट था, दूसरा हो गया साइज़। अब क्या होता है ना कि अब देखिए मेरा मेजरमेंट का तरीका क्या है, कितना स्क्रिबल मैं करता हूँ। वो एक तो डिस्टेंस बिटवीन ये वाले बंदे का फेस और दूसरे वाले फेस का, तो मैं शैडो मार्क कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि वो मेजरमेंट लेते हैं आँख से, नाक का और ये वो, आपके पास एक इतना बड़ा फुल सपोर्ट है शैडो का, जिसको हम टोनल वैल्यू बोलते हैं ना। शैडो अगर आपने सही से बनाया, शैडो का ना एक शेप है, तो मैं वो शेप बना लेता हूँ। लाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। जो आप पेंसिल की हैचिंग आप देख रहे हैं ना, मैं लाइट बना रहा हूँ। लाइट और शैडो का जो फॉर्म है, और उससे मेरे को मेजरमेंट मिलता है। तो पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं, बट दिस इज़ माय सीक्रेट। खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं पब्लिकली कि एक मेजरमेंट होता है जो बाहर से ली जाती है, और ये वाले काम में मैं शैडो को बना रहा हूँ, शैडो को। तो शैडो के ऊपर काम कर रहे हैं, शैडो के शेप होते हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ। और ये जो पीप पीप की आवाज़ आ रही है, हमारे यहाँ विद्युत व्यवस्था, अरे आंधी पानी आ रहा है लखनऊ में भाई। सवेरे से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से हवा चल रही है। पता नहीं ईरान के युद्ध के कारण हो रहा है या बिल गेट ने वाटर कहीं एक र्यूमर भी मैंने पढ़ा कि क्लाउड सीडिंग हो गई है, इस वजह से अननेचुरल सी बारिश हो रही है। चलिए लाइट आ गई। पावर बैकअप है हमारे कॉन्डोमिनियम में, और मेरा कॉन्डोमिनियम जो है वो शहीद पथ के पास एक, कभी आइएगा घर पे, चाहे कभी आइए हवेली पे। तो एक कासा ग्रीन एक्सोटिका है, वहाँ पे मैं रहता हूँ, और मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ, 13th फ्लोर है। और 13th फ्लोर से याद आया, चलिए काम तो मैं कर ही रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। हमारे बिल्डिंग में, मेरा जो बिल्डिंग है, मतलब मेरा जो घर है वो 13th फ्लोर पे है, और हमारे लिफ्ट में 12 के बाद सीधे 14 लिख दिया है। तो मैंने पूछा कि 13 क्यों नहीं लिखे हो भाई? तो बोलते हैं कि अब शकुनी नंबर है। तो हम बोले तुम्हारी ऐसी की ऐसी, तो मैं उस पर 12A ऐसे कुछ लिखा हो रहता है। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि 14वें पे जाना है कि टॉप फ्लोर पे जाना है कि 13वें पे जाना है। खैर चलिए, तो देखिए ये वाला एक सीक्रेट मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसके अंदर मैं शैडो को मार्क कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, शैडो जब हमको दिख रहा है ना, तो मैं वहाँ पे एक मार्किंग कर दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक हमको एक शैडो दिखा। और वो शैडो डिपेंड करता है कि ये लाइटर टोनल वैल्यू है कि डार्कर टोनल वैल्यू है। डार्कर टोनल वैल्यू के लिए जो आपकी लाइन्स हैं वो ज़्यादा नज़दीक होंगी। अब जैसे ये एक गाल पेन का एक शैडो है, तो मैं ये वाली पेंसिल से एक तरह से भर दे रहा हूँ, तो एक बेस बन गया, बेस बना, और हल्की पेंसिल चलाई। उसके बाद उसी पेंसिल में थोड़ा प्रेशर डाल के, और मैं उसके साथ सेकेंड टोनल वैल्यू बना रहा हूँ, दूसरा टोनल वैल्यू, फिर तीसरा टोनल वैल्यू, फिर और थोड़ा शार्पन करेंगे पेंसिल को नहीं, मतलब पेंसिल को पकड़ने का स्टाइल, दैट मच ओनली। तो ये सब छोटे छोटे सीक्रेट। अच्छा, अभी आप देख लीजिए, जो पहला वाला किरदार का पोर्ट्रेट हमने बनाया है और दूसरे वाले कैरेक्टर का जो मैंने पोर्ट्रेट बनाया, देखिए वो लाइट दिख रहा है आपको, और ये वाला जो है डार्क दिख रहा है। तो लाइट का मतलब क्या हुआ कि मैं अभी थोड़ा, मतलब मैं तो डरता नहीं हूँ, डरना मना है, और डरने का मतलब नहीं है, प्रिकॉशन लेने वाली बात है कि मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ कि एकदम से डार्कर टोनल वैल्यू पे नहीं जाएंगे। और मैं बहुत ही अवॉइड करता हूँ कि मेरे को ज़रूरत पड़े इरेज़र की, कि आदमी बनाएगा कि खाली मिटाएगा, मतलब मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करना। तो इस वजह से मैंने लाइटर टोनल वैल्यू का एक बेस बनाया। ये भी एक सीक्रेट है कि अगर आप हैचिंग पे कर रहे हैं ना, तो पूरे आर्टवर्क को कंट्रोल में लेके चलिए। ये नहीं कि बड़ी जल्दी बचा दी और आपने डार्कर टोनल वैल्यू डाल दिया। तो ये एक वैल्यू जो है ना, टोनल वैल्यू से आप डिस्टेंस भी क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव। तो आप देख लो, अगर मैं इसमें डार्कर वैल्यू ना डालूँ ना इस पोर्ट्रेट में, तो लगेगा कि ये दूर है और ये पास है।
तो वैल्यू को कंट्रोल में करना और आर्ट वर्क करना। अब मैं जब बेस बन गया उसका, तब जाके मैं इसके अंदर थोड़े और हैच कर देना हूँ। देखिए हैचिंग में ना लाइंस जो है वो क्रिस्टल क्लियर दिखनी चाहिए, और वो एक घिसाई वाला टोनल वैल्यू होता है ना, ग्राफाइट वाला, तो घिस रहे हैं बैठ के और घिस घिस के टोनल वैल्यू निकाल रहे हैं, वो एक अलग स्किल है। उसका भी हम एक सीरीज बनाते हैं। घिसाई वर्ड कैसा लगा? उसको अंग्रेजी में स्मजिंग टेक्निक बोलते हैं। वो स्मज करके बनाते हैं ग्राफाइट से। बट और भी एक तरीका है, लोग पेंसिल से बनाते रहते हैं और अंगूठे से घिसते रहते हैं। वो भी घिसाई वाला टेक्निक जो है वो सबसे बेस्ट होता है चारकोल के साथ। तो एक बनाते हैं ना, एक चारकोल की ही सीरीज बना देते हैं कि कैसे आपको काम करने चाहिए चारकोल के ऊपर। तो मैं ये सारी विद्या अपने बच्चों को सिखाता हूँ। हमारे बच्चे बहुत ज्ञानी होते जा रहे हैं एंड आई फील सो हैप्पी। एंड एक दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आप लोग ना मेरे से अच्छा कर रहे हैं। तो सम ऑफ माई स्टूडेंट दे गेट ऑफेंडेड कि अरे ऐसा नहीं बोलिए सर, अच्छा नहीं लगता है। हम बोले कि बिल्कुल अच्छा होना चाहिए ना, ऐसे बोलना चाहिए गुरु को। गुरु की पहचान जो है उनके शिष्यों के काम से होती है। अगर जिस दिन मेरा स्टूडेंट मेरे से बेहतर काम करेगा तो मेरे से ज़्यादा गौरवान्वित कौन महसूस करेगा बताइए। When my student they achieve something, they always remember me, चाहे वो 30 साल पुराने स्टूडेंट हों या आज के हों या अमेरिका के हों या सिंगापुर के हों या ताइवान के हों या बिलबाओ यूरोप के हों या बार्सिलोना के हों। ये सारे स्टूडेंट जो भी अच्छा न्यूज़ होता है, भले उनके घर में बिटिया पैदा हुई है, वो बेटा पैदा हुआ, वो भी एक अच्छा न्यूज़ है, शादी हो रही है वो, तो दे ऑलवेज रिमेंबर मी एंड दे रिमेंबर मी एंड आई गिव देम माई ब्लेसिंग्स एंड ऑल। देखिए दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर मैं एक साथ काम कर रहा हूँ। पहला वाला देखिए आपको लगेगा कि थोड़ा सा लाइटर टोनल वैल्यू है, लेकिन बाद में उसमें क्रिस्पी लाइन डालेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि उसको वैसे ही छोड़ देंगे। और जो घिसाई टेक्निक जिसको मैं बोल रहा हूँ, जिसके अंदर हम स्मज करके पेंसिल ग्राफाइट लगाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो टोनल वैल्यूज हैं वो बड़े इजीली उसमें लग जाते हैं। लेकिन लाइन से अगर आप काम कर रहे हैं, क्रॉस हैचिंग या हैचिंग से कर रहे हैं, तो उसमें आपके जो लाइन का जो प्रेशर जो होता है, प्रेशर, थिकनेस और डिस्टेंस बिटवीन, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और हैचिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है वो ये है कि हैचिंग इज ऑल अबाउट पैरेलल लाइंस। दो लाइंस होती हैं जो कि पैरेलल होती हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हम पैरेलल लाइंस बना रहे हैं। कभी कभी हम दूसरे तरह के स्ट्रोक्स लेते हैं, मतलब दो लाइंस जो कि पैरेलल चल रही हैं। ये ऐसी परिभाषा कभी सुनी थी आपने? हैचिंग की टेक्निक। तो इसमें ओनली लाइंस है, नो स्मजिंग है। और वो जो घिसाई टेक्निक जिसको मैं बोल रहा हूँ वो स्मजिंग टेक्निक है। तो और ये थोड़ा सा ना मेरे को ये थोड़ा स्पीड लाइन की तरह होती है। मान लीजिए आपको बॉल पेन से या मान लीजिए आपको फाउंटेन पेन से काम करना है, या माइक्रोन के या ये जितने भी नए जमाने के पेन वेन हैं, तो उसमें घिसाई वाली टेक्निक तो हो नहीं सकती ना, अनटिल यू गेट इंक वॉश। देखिए मैंने कैसे ये जो हाईलाइट जैसा दिखा ना, उसको मैंने ब्लॉक, मतलब एक लाइन खींच के हमने एक गोल बना दिया कि भैया इसके अंदर ना ये वाला टोनल वैल्यू जाएगा। जैसे ये जेब बनी हुई है इनकी, और जेब में ये हल्का हल्का सा मैंने एक छोटा सा शेप बना के उसके अंदर मैं हैचिंग भर दे रहा हूँ। तो वो हमारे साइड जितना दूर होगा या जितना लाइटर लाइंस होंगी वो हमारा लाइटर टोनल वैल्यू हो जाएगा। और ये जो इनके सीने पे जो एक बड़ा सा शैडो आ रहा है ना, टी शर्ट वाला, वो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा इसको करके। और तो इसमें भी ना मैं मार्क करता हूँ। तो एक और सीक्रेट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक जो शैडो है या एक टोनल वैल्यू है, उसके अंदर एक और शैडो है, उसके अंदर एक और शैडो है, उसके अंदर एक और शैडो है। समझ में आई मेरी बात? अभी नहीं आई? तो देखिए मैं एक बेस बना रहा हूँ पहले, और बेस में ना थोड़ा सा मैंने कंटूर किया है, थोड़ा गोल वाली लाइन है, और अभी मैंने बेस बना के छोड़ दिया। तो अब आपको ना वो जो शैडो है ना, वो शैडो के शेप दिखाई देंगे। अब जैसे इस तरह के रिंकल हैं, जो शॉर्ट के जो रिंकल होते हैं ना, उसको मैं बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ। मतलब एक एक लाइन गिनता हूँ भाई, एक एक लाइन गिनता हूँ। और बहुत इजी है। जिस दिन आपको
ड्राइंग के अंदर शैडो दिखने शुरू हो जाएंगे और यू जस्ट मेक अ मार्क एंड फिल इट दिस मच ओनली। बताइए, इतना आसान है? आप बिना मतलब परेशान हो रहे थे। अरे कभी आइए हमारे हवेली पे, मैं कभी कुछ आप ही लोग कर दीजिए, मैं क्या करूं? मतलब कितना ही पब्लिक में कभी बुलाइए मुझे, एक अलुमनाई मीट या कुछ मीट वीट टाइप का कर देते हैं। मीट मतलब MEET, वो वाला मीट नहीं। तो एक बार मिलते हैं, आप लोग बुलाइए। अभी तो फ़िलहाल मैं लखनऊ में हूँ। अभी मेरे पास कुछ हमारे एक्स स्टूडेंट्स जो बहुत पहले हमसे पढ़े थे, उनका फ़ोन आया था कल रात को और ऐसी बातचीत हो रही थी, गुरुजी आपको मैं मिस कर रहा था। प्रभात श्रीवास्तव का फ़ोन था। ये हमारे साथ करीब 30-35 साल पहले हमसे पढ़े थे और वो स्टूडेंट हैं हमारे और गेम इंडस्ट्री में काम करते हैं एज अ कंसेप्ट आर्टिस्ट। तो कल कुछ कह रहे थे कि धुरंधर पे काम कर रहा हूँ सर। तो मैंने कहा मेरे वीडियो आप लोग देखते हो, तो उन्होंने बताया कि देख लीजिए। तो उनके साथ कुछ और मित्र लोग भी थे, तो उन लोगों ने हमसे नमस्ते वगैरह की और उन्होंने कहा सर मुझे आपसे मिलना है। तो जब लोग कह रहे हैं कि मिलना है तो मिलते क्यों नहीं? तो देखिए, मैंने एक बहुत अच्छा सा ब्रेक डाउन कर लिया। एक तरफ से मान लीजिए कि मैंने ड्राइंग कर ली, टोनल वैल्यूज़ मार्क कर दिए। अब उसके बाद मैं रीटच कर रहा हूँ उसी पेंसिल से, और इस बार जो है ना मैंने पेंसिल का नंबर बदल दिया है, जो कि थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा डार्क है। तो अब सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं। मतलब एक मैंने समझ लीजिए जो बेस होता है ना, वो हमने एक बेस बना लिया। बेस बनाने के बाद हम उसके बाद उसके अंदर जो डार्कर वैल्यूज़ हैं वो हम उसके अंदर डाल रहे हैं। और वो जो शैडो का मार्क होता है, जैसे अभी ये पगड़ी पे आप देख रहे हैं ना, एक डार्क टोनल वैल्यू हमने दिया। अब ये जैसे बाल हैं, यहाँ पे इमेज में भी आपको शायद दिख जाएगा। तो बाल में ना एक कंटूर लाइन चलता है, तो वो मैं कंटूर लाइन डाल दे रहा हूँ। और तो मैं इससे पहले वो 30 ग्रेट वॉरियर्स जिस पे काम मेरा चल रहा है, उसका वीडियो बीच बीच में आता रहेगा, उस पर मैंने काम किया। और फिर मेरे क्लास में एक लेसन था जिसके अंदर टोन पेपर पे काम कैसे करते हैं, वो मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था। उसके लिए मैंने 2 वीडियो बना दिए थे। और मेरी फ्राइडे की फिगर ड्राइंग वाली वीडियोस तो आप देखते ही हैं। तो उसके बाद मैं प्लान में था कि एक काम करते हैं, बहुत दिन से स्केचिंग का, हार्डकोर स्केचिंग का कोई वीडियो नहीं बनाया था मैंने। मैं भी रस्टी हो जाता हूँ ना, तो वो थोड़ा सा प्रो लेवल देख लीजिए। प्रो लेवल किसको बोलते हैं? एकदम प्रो। तो लेकिन मैं इसको प्रो लेवल आपके लिए आपको लग रहा है, लेकिन ये बिगिनर हैं। हमारे जो बिगिनर्स होते हैं ना, मेरे क्लास में, मेरे स्कूल में, मैं उनको बिगिनर्स को इस लेवल पे ट्रीट करता हूँ। माई एक्सपेक्टेशन इज दिस मच फ्रॉम माई बिगिनर। जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ना, वो वाली चीज़। तो ये मैं बताने जा रहा था कि देखिए, एक मैंने पहला एक बेस बनाया था शैडो का। अब उसी के अंदर मेरे को एक शैडो दिख रहा है, तो वो जो है मैंने डार्कर शैडो बनाया। फिर मैंने उसको मार्क किया कि यहाँ इसके अंदर वाला शैडो कैसा दिख रहा है। तो ये शैडो, और ये धीरे धीरे ना स्मज वाला फील आने लगता है अपने आप। इसको जरा सा दूर से देखेंगे ना, दूर से क्या, पास से देखिए ना। मैं जब भी कहीं किसी कॉलेज वॉलेज में जाता हूँ, जब मुझे बुलाया जाता है, तो ये सारे आर्ट वर्क ओरिजिनल मैं लेके आऊँगा। कभी आपको ज़रूर से कभी ना कभी आप इसके ओरिजिनल देखेंगे। तो मेरे जो भी इवेंट वगैरह होते हैं, जहाँ मेरे को बुलाया जाता है, मैं ये सारी चीज़ें लेके जाता हूँ वहाँ पे, ताकि बच्चे देख सकें। और एक और खुशखबरी जो कभी इंडिया में हुआ नहीं, उसकी प्लानिंग मैं कर रहा हूँ। और बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ उसके लिए। मैं पिछले 2-3 साल से YouTube के लिए बहुत सारा कंटेंट बनाया मैंने, बहुत सारे स्केचेस किए, बहुत सारी ड्राइंग की। लेकिन जो कॉपीराइट वाली जो हिसाब किताब है ना, वो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि मेरे ड्राइंग्स या स्केचेस जो हैं वो मिसयूज़ ना हो। या तो ये आप देखते रहिए, मैं थोड़ी और ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी है ये। क्योंकि आईपी के लिए मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं सिंगापुर में, कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर आईपीज और हाउ टू प्रोटेक्ट योर कॉपीराइट और आर्ट वर्क एंड ऑल। तो देखिए, मैं जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, उसमें बहुत सारे मैंने आर्ट वर्क किए हैं। वो आर्ट वर्क सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं, वो आर्ट वर्क आपको उसका हार्ड कॉपी नहीं दिख रहा है कहीं पे, या उसकी इमेजेज आपको कहीं डाउनलोडेबल नहीं है। थोड़े से मैंने इंकटोबर के डाल दिए थे, लेकिन हज़ारों ड्राइंग्स हैं जो मैंने किए हैं पिछले 2-3 साल में। तो आई एम प्लानिंग टू कंपाइल दैट एंड मेक इट अ बुक, जहाँ पे वो ओरिजिनल आर्ट वर्क के एक इमेजेस होंगी और उस किताब का कवर पे लिखा रहेगा एज सीन ऑन यूट्यूब।
तो वो जो इमेजेस हैं उन हर इमेज की एक कहानी है और एक प्रोसेस है जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे है। तो वो जो कलेक्टेबल बुक्स होंगी, बहुत लिमिटेड कॉपी होगी, 150 कॉपी छापूंगा। और जैसे कि मेरी लाइन इन एक्शन वाली बुक है, अगर आपके पास नहीं है तो मंगवा लीजिए भाई, वो किताब ख़त्म हो जाएगी और फिर आप सोचते रहेंगे। एक मैंने किताब बनाई थी, लिखी थी, लर्न इलस्ट्रेशन, उसको रीप्रिंट करने और लिमिटेड कॉपी छापी थी, उसको रीप्रिंट मैंने किया 16 साल के बाद। तो कलेक्टेबल है, वो आपके कलेक्शन में होनी चाहिए। तो ये किताब होगी एज सीन ऑन यूट्यूब, वो सारे कॉपी वो प्रिंटेड होंगी उसके अंदर बुक, और उसमें भी प्रोसेस लिखा रहेगा, हाउ आई डिड दैट, एंड देयर इज अ रेंज ऑफ those art materials which I have done and और आपके पास रहेगी कलेक्टेबल तो सिग्नेचर होगी। और जो दूसरी बात है वो ये है कि हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और ये जो स्केचेज जो हैं, जो एकदम एक दिन मिलियन व्यूज़ में जाएंगे, इसका मैं प्रिंट करके साइन करके, देखिए ये बन गया, पहला वाला बन गया, आप इसको देखिए कैसा बना। तो वही मैं बता रहा था कि प्रिंट करके साइन करके ये जो ओरिजिनल जो है, मे बी वन डे यू कैन हैव इट। तो ये अपने वेबसाइट पे मैं लगाऊंगा एंड दीज आर्ट वर्क विल बी सेल। मैं वो एक इसका प्रिंट निकाल के साइन करके मैं नहीं बेचने वाला हूँ, ये ओरिजिनल एक ही रहेगा मास्टरपीस, और ये आपके घर में, आपके लिविंग रूम में रहेगा। तो चलिए अब ये दूसरा स्केच मैं करता हूँ। तो ये वही जगह है जो मैं अभी आपको बताया, जिसको हम तेली बाग बोलते हैं, और उसको एक वर्ड बोला जाता है, मुझे पसंद नहीं है ये वर्ड, उसको मजदूरों की मंडी बोलते हैं यार। दैट वन आई डोंट लाइक। दीज आर पीपल, दे आर लुकिंग फॉर अ डे टू अर्न सम मनी, एंड बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। मैं पूछता रहता हूँ इनसे कहाँ से आओ, तो बताते हैं बछरावा इज अराउंड 70 किलोमीटर। तो हम पूछते किराया तो बहुत लग जाता होगा आपका, तो वो बताते हैं कि ये जो ट्रक वगैरह जाती हैं सब्जियां वगैरह लेके, हम लोग उसी ट्रक में घुस जाते हैं और 10, 20, 50 रुपए दे देते हैं। और ह्यूमन कंडीशन मुझे अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे लटके रहते हैं लोग, एक्सीडेंटल रोड है, मुझे पसंद नहीं आता। बट दिस इज हाउ लाइफ इज टफ, लाइफ इज टफ। तो ये एक किरदार हैं, ये लोग इसी तरह से बैठे रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि कोई आएगा और इनको अपनी गाड़ी में बैठा के, स्कूटर बैठा के और ले जाएगा, और कहीं पे ये जाके काम करेंगे दिन भर और 400-500 रुपये कमाएंगे और कमा के घर ले जाएंगे और बच्चों के लिए कुछ खरीद के ले जाएंगे, साग सब्जी और इस तरह की चीज़ें। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त वाली लाइट है, और इनका जो कुर्ता है ना, ये कुछ शाइनी वाला सा मटीरियल है। मैं आपको बता दूं, मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार हम भी चमका हुआ कुर्ता सिलवाए थे भाई, हरे रंग का एकदम, और पतले दुबले से थे, तो एकदम झमाझम चमक रहा था, वो सनील टाइप का। तो ये सब चीज़ें रिस्क लेना मैं करता रहता था, एकदम चमका हुआ कुर्ता। एक बार तो मेरा मन किया था बैगनी कलर का भी सिलवाना। तो ये जो शाइनी वाले जो मटेरियल होते हैं ना, उसके टोनल वैल्यू अलग होते हैं। तो देखिए इनके ना राइट साइड से, हमारी तरफ से अगर हम देखें तो राइट साइड से एक प्रोमिनेंट लाइट पड़ रही है, उनके शर्ट पे भी पड़ रही है और इनके गालों पे पड़ रही है। तो जब ये फेस का, अभी मैं बेस बना रहा हूँ, तो यही जो है स्केचिंग मैजिक जो मैंने नाम रखा है इस सीरीज़ का। तो इसमें हैचिंग के बहुत सारी टेक्निक्स हैं, और 3 पेंसिल स्केच मैं बनाऊंगा सीरीज़ में। तो ये नंबर दूसरा है, और इसके अंदर जो डेप्थ भी बहुत जगह बोलते हैं, जिसको हम टोनल वैल्यू बोल रहे हैं ना, तो उसको डेप्थ लाना बोलते हैं। बहुत सारे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में अलग अलग वोकैबुलरी है, बट सेंस वही है। और तो अगर मैं ये बोलूँ कि स्केचिंग डेप्थ ट्रिक है इसके अंदर, तो कैसे कैसे मैं करता हूँ। अब जैसे बाल है ना, बाल काले रंग का बाल नहीं है। अगर आप चेहरे पे हाथ रख के और सिर्फ बाल को देखेंगे ना, तो बाल के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग टोनल वैल्यूज हैं। तो देखिए मैं ना ऐसे मार्क कर लेता हूँ, ये जैसे नाक के ऊपर हमने मार्क कर लिया, ये नीचे वाले पार्ट पे मार्क कर लिया, और ये जो हाईलाइट पड़ा है ना चेहरे के ऊपर, उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टोनल वैल्यूज। तो
ऑब्जर्वेशन बहुत की फैक्टर होता है। कितना ज़्यादा आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, जितना ऑब्जर्व करके उसको निकालने की कोशिश करेंगे, ये उससे आपका स्केचिंग के जो प्रैक्टिस है या स्केचिंग है ना, वो बहुत ही बेहतरीन होती जाती है। तो जो मैंने शुरुआत में एक स्क्रिबल सा ऐसे ही फॉर्म बना लिया था, क्योंकि इसको अगर आप देखें ना तो एक ओवल टाइप का एक शेप है, उसके अंदर मैं ये इस किरदार को डाल रहा हूँ। और एक एक पार्ट का हम मेजरमेंट जब लेते हैं ना, तो एक जजमेंट होती है कि अगर हम यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे तो कहाँ से कहाँ तक कटेगा। एक वीडियो है मेरा कंपोजिशन का, और वो एक काम करता हूँ मैं, हालांकि इस तरह से नहीं करता था, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। तो वो जो वीडियो है हमारा, ये जो नेक्स्ट वीडियो जो आप देखते हैं ना, उसमें मैं वो डाल दे रहा हूँ। कंपोजिशन के टेक्निक्स हैं मेरे, और कंपोजिशन के कुछ टिप्स हैं, तो वो वाला वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, नीचे ही रहेगा डिस्क्रिप्शन में। और वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे हम मेज़रमेंट लेते हैं। मैं तो बड़ा हो गया हूँ ना, तो बड़ा हो गया हूँ मतलब काफ़ी सालों से काम कर रहा हूँ, पिछले 40 साल से। तो मेरा एक्सपीरियंस ये हो गया है कि आई डोंट मेक द मेजरमेंट लाइंस इन माय आर्ट वर्क। वो मेरे दिमाग में ही चलता रहता है, और मैं गलती नहीं करता हूँ। गलती नहीं करना चाहिए, मतलब काम करते करते ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यू डोंट डू गलती। हाँ, गलतियाँ हैं इसके अंदर, मैं बता भी दूंगा कि कहाँ गलत है। अब जैसे ये हाथ में बना रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है, क्योंकि इधर पैर वर मैंने बनाया नहीं है, तो मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा लंबा होगा क्या, बट ठीक है ना, ऊपर से चल रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अब ये पजामा और चप्पल के बीच में एक गैप है, अगर हम उस गैप से देखें ना, तो हाथ का जो वो है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ऊपर। तो ऐसे मैंने स्क्रिबल कर लिया, इसमें करेक्शंस हैं, तो आपसे क्या ही छुपाना, गलती तो होती है। मतलब इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए दिलीप चौधरी, गलतियां मैं करता हूँ, और गलत बन जाता है तो गलत ही छोड़ देता हूँ। मुझे क्या करना है, मतलब आप लोग तो माफ़ कर ही दोगे ना, आप तो घर के लोग हो हमारे, जो बड़ी फैमिली हो गई भाई, 12,000। हाँ, अब देखिए मैं एक काम किया, मुझे ना बहुत क्रिस्पी वाले लाइन चाहिए, तो वो पेंसिल में ना बड़ी कुछ देर चलाओ ना तो वो घिस जा रही है, तो मैंने यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल उठा लिया। तो मैंने, क्षमा करिएगा, नियोनी पेंसिल मैं आपको भी यूज़ करता रहूँगा, बेस वाले टोनल वैल्यू के लिए मैं वो यूज़ करूँगा। और ये एकदम क्रिस्पी लाइन, क्योंकि ये शैडो मैं अच्छे से करना चाह रहा हूँ, चेहरे वाला। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि शैडो के अंदर, शैडो के अंदर, शैडो के अंदर, शैडो के अंदर। तो ये वाली चीज़ जो है, ये एक टिप है। एक शैडो मतलब मार्क कर लिया, ये पहला टोनल वैल्यू हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, उसी के अंदर मिलता है भाई। जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे उतना अच्छा मिलेगा। हाँ, इसका एक टिप है, ये जब मैं बाल बनाता हूँ ना, तो जैसे कंघी होती है ना, वैसे कर देता हूँ। देखिए, ये मैं कह रहा था कि I was not getting this much sharp edge from that pencil, तो मैंने मैकेनिकल पेंसिल ले लिया थोड़ा सा, और शैडोज बना रहा हूँ। जैसे आप पोर्ट्रेट बनाते हो, जैसे सेब संतरा बनाते हो, स्टिल लाइफ बनाते हो, वैसे मैं शैडो से अपना ड्राइंग सही कर लेता हूँ, जस्ट विद शैडो ओनली। ये नाक के ऊपर एक अलग सा शैडो है, ये चीक का एक लाइन है, यहाँ पे बहुत सारा डेप्थ है इसके अंदर, मूंछ भी है इस बंदे का। और आप देखोगे ना तो फेस का ये वाले पार्ट पे कोई बहुत मेजर हाईलाइट नहीं है, तो हमको जो गाल वाली हाईलाइट को उभारने के लिए मुझे यहाँ वाला एक टोनल वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। मैं भी दिमाग लगा रहा हूँ उसके अंदर कि कैसे मेरे को ना वो वाली चीज़ दिखे। तो ये हाईलाइट मैंने छोड़ा होठ के लिए, और फिर इन्होंने हल्की, मतलब इन्होंने शेप नहीं किया ढंग से, या नहीं करते होंगे, क्योंकि खुद से करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, बाहर से करवाएंगे तो महंगा पड़ेगा। तो हमारे यहाँ जो बार्बर शॉप होते हैं, देखिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, बार्बर शॉप जो है, हम लोग जाते हैं वहाँ पे, एक अलग से गाने होते हैं, और वो गाने बजते रहते हैं, और आप वहाँ जाके, मतलब मेल पार्लर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंगापुर में, लिटिल इंडिया में, एक सरंगुन रोड पे, या सरंगुन रोड पे एक साउथ इंडियन बार्बर की शॉप है। उसके अंदर आपको विजय थलापति और रजनीकांत और जितने भी कैरेक्टर, नागार्जुना, इन लोगों के फोटोग्राफ लगे रहते हैं, खूब अगरबत्ती जलती रहती है, और
देसी स्टाइल में वो आपका बाल काटते हैं और नवरत्न तेल लगा देते हैं, उससे चंपी करते हैं और विदेशियों से भरा पड़ा रहता है और 500-600 रुपये लेते हैं एक हेयर कट का। तो मैं भी कभी कभी नॉस्टैल्जिक होता था, इंडिया को याद करता था, तो मैं वहीं जाके हेयर कट कराता था। मैं भी हेयर कट कराता था। आपको क्या लगता है मेरे सिर में बाल नहीं है? क्या बात कर दी मेरी शक्ल एलेक्स रॉस से मिलने लगी है भाई, उसके भी बाल कम है। तो अब देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ी है चेहरे पे और ये गले पे जो शैडो पड़ रहा है, यही मैं कह रहा था कि शैडो के अंदर, शैडो के अंदर, शैडो के अंदर, तो ये आपको दिखना ज़रूरी है। और बहुत सारे अलग अलग वैल्यू हैं, तो मैं मार्क कर रहा हूँ, देख लीजिए ना, गाल पे मैंने मार्क कर दिया, मतलब इतनी दूर पे दूसरा टोनल वैल्यू, इतनी दूर पे तीसरा टोनल वैल्यू। और ये गले वाला है ना, ये कंटूर लाइन में डाल रहा हूँ, ये नीचे की गला जो है मैं ऑब्जर्व कर लेता हूँ। आप भी जब ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये सब टेक्निक है, सीक्रेट है, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि गला कहाँ से कहाँ गया होगा, तो हम लोग और ये जो छोटा सा ब्लॉक करके हम उसके अंदर भर रहे हैं ना, तो वो एक हमको शार्प लाइट या शार्प शैडो की तरफ लेके जाता है। हाथ के अंदर बहुत सारे अलग अलग शेप हैं, उभार हैं, कंटूर हैं, और हमारे पास जो शेडिंग का टूल है वो सिर्फ हैचिंग है। हैचिंग के हालांकि मैंने 1-2 और वीडियो बनाए हैं। एक वीडियो था जिसके अंदर 3-4 पोर्ट्रेट थे, वो वीडियो आप लोगों ने अच्छा पसंद किया मेरे ख्याल से। और कुछ अगर आप कमेंट वगैरह करते हैं या सब्सक्राइब ही कर लेते हैं तो हौसला बढ़ता है भाई। मुझे लगता है कि अच्छा, और मैं खुश रहता हूँ जैसे ही मेरे को दिखता है कि अरे इस वीडियो से 3 लोग आ गए सब्सक्राइबर, अरे इस वीडियो से 4 लोग आ गए, तो बड़ा आनंद आता है। जैसे कि आपके घर में कोई मेहमान आया है और यू हैव टू मेक टी फॉर हिम आपका स्वागत है चाय पे। दिलीप चौबे जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए चाय बनाना पसंद करेंगे। और चाय से याद आ गई एक बात, मैं जब सिंगापुर गया ना, तो एक अलग सा देश था, वहाँ पे चाय पीने की प्रथा तो है, लेकिन 100 तरह के चाय होते हैं उनके यहाँ, ते आलिया, ते सुताई, और हमको तो कुछ समझ में आया नहीं कि ये क्या है। तो वो चाय में कंडेंस मिल्क डाल देते हैं और ये वो, तो बहुत मिस करते थे जो हमारे देश की अदरक इलायची डाल के घर पे बनी हुई चाय। बाहर मिल जाती है, अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे तो इंडियन चाय तो मिल ही जाता था, बट तो एक बार मैं मकान बदल रहा था या शायद रेंट के लिए हमको एक नया मकान देखना था, तो देयर वाज वन महाराष्ट्रियन पीपल, दे वर मूविंग आउट फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया। तो मैं जब गया था तो हाउस कुछ बोलते हैं वहाँ पे, ओपन हाउस टाइप का, मतलब तो मैं वहाँ गया अपने एजेंट के साथ, एजेंट भी था हमारे साथ, और वो लोग जा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं बाहर खड़ा था, यू कैन नॉट डिस्टर्ब देम, देयर इज अपॉइंटमेंट, 10 बजे का अपॉइंटमेंट है, हम तो पहुँच गए 9:30, क्योंकि हम गरजू थे, हमको ज़रूरत थी। तो मैं गया तो वहाँ अंदर से चाय की खुशबू आ रही थी अदरक पक रहा था और ये था। तो मैंने कहा कि बुरा न माने भाभी जी नमस्कार। अरे नमस्कार, मैं आपको जानती हूँ क्या? बोले नहीं है, मकान देखने आए हैं, ये चाय पिला देंगी क्या? तो उन्होंने बहुत प्रेम से बैठाया। ये है भारतीय लोगों की खासियत। सिंगापुरियन नहीं पिलाया कभी किसी को अपने घर में चाय बना के, लेकिन उन्होंने, भाभी जी ने मेरे को चाय पिलाया। वो जो चाय थी, उनका एहसान मेरे पास ज़िंदगी भर रहेगा और मैं हमेशा उनको याद करता हूँ। ना मुझे याद हैं वो, ना मैं कभी उसके बाद से उनसे मिला, बट अतिथि देवो भव जो होता है ना, वो मुझे समझ में आया कि हिंदुस्तानी व्यक्ति जो है चाय के लिए मना नहीं करेगा। और एक अद्भुत बात यह है कि चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, प्रचंड गर्मी पड़ रही हो, तब भी आदमी के हाथ में चाय का प्याला आप देखें। तो हम लोग चाय से जीते हैं चाय के लिए मरते हैं। तो ये लोग बेचारे, कटिंग चाय नहीं मिलती यहाँ पे। चाय लखनऊ में ना कुल्हड़ में मिलती है, और कुल्हड़ के लिए वो थोड़े से पैसे चार्ज करते हैं। जानते हैं कितने पैसे? 10 रुपये। चाय ही 10 रुपये की आती है, कुल्हड़ वाली 15 की आती है। क्यों रवि है? वो भी 10 की। अच्छा, बड़े कुल्हड़ की 20 की और छोटे वाली 15 की। हाँ, लेकिन आप बनारस जाए ना, तो बनारस जरूर चाय पीजिएगा। बनारसी चाय जो है बहुत ही अद्भुत होती है, क्योंकि वो पत्थर वाले कोयले पे बनाते हैं। वो हर जगह, मतलब चाय जो है कोयले पे भी बनेगी। और बनारस की कुल्हड़ को पुरवा बोलते हैं वो लोग,
और वो कुल्हड़ एकदम अलग होती है। आजकल तो जो कुल्हड़ मिलते हैं वो मोल्ड से बनाते हैं, लगता है सिलिकॉन मोल्ड में मिट्टी डाल के, बट वो हाथ से बनती है और पतली होती है। तो आप बनारस जाएं तो वो वाले कुल्हड़ में चाय पीजिएगा। और कैन यू बिलीव, जब मैं कुछ विदेशी लोगों को अपने साथ इंडिया भ्रमण के लिए लाता था टूरिज्म के लिए, अरे आइए हमारे देश में, पधारो हमारे देश, तो उन लोगों को मैं कई जगह क्ले पॉट टी, मतलब कुल्हड़ में चाय, भाई उनको मैं थोड़ा फैशन के हिसाब से बोलता था ना, डू यू वांट क्ले पॉट टी। तो वो क्ले पॉट टी जो है, कुल्हड़ की चाय, वो लोग कुल्हड़ ले गए भाई। हम बोले इसको फेंक दो डस्टबिन में तोड़ के, तो बोले नहीं, इतनी मेहनत, महंगी चीज, इतनी मतलब इतनी क्लासी चीज, व्हाई आई थ्रो। तो उसको धो पोछ के वो ले गए सिंगापुर कि मैं ना एक बार कुल्हड़ में चाय। अरे हम लोग ट्रेन में तो, कुछ लोग तो ट्रेन से फेंकते हैं निशाना लगा के। भारत देश महान है भाई, और हमें गर्व है कि हम इस देश में पैदा हुए। देखिए ये जो जापानी पेंसिल है, जापानी है कि कोरियन है, नियोनी कुछ तो हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होके आती है, तो इस पर लिखा तो नहीं है कहीं कुछ। तो उनको नाराज नहीं किया मैंने, और इस पेंसिल के ऊपर लिखा है नियोनी आर्टिस्ट पेंसिल्स फॉर बिगिनर्स एंड आर्टिस्ट। तो ये बिगिनर को भी तो आर्टिस्ट बोला जाता है, गलत लिखा है इन्होंने, तो बिगिनर्स ऑल्सो यू वेलकम। तो ये मैंने वही पेंसिल उठाई, इससे मैं कुछ ड्रॉ कर ले रहा हूँ, और बहुत सारे रिंकल होते हैं। अब ये जो शर्ट के अंदर का हिस्सा है, देखिए यही मैं बोल रहा था कि मेरी ड्राइंग गलत है थोड़ी सी, उसको मुझे सही करना है। तो ये जो एकदम डार्क ब्लैक जो चीज़ है, जैसे ये हिस्सा जो है ना, ये बहुत ही ब्लैक है, तो वो हमको उतना ब्लैक करना है, लेकिन ये नहीं कि गुस्से में आए और रगड़ रगड़ के भर दिए। You should get all the tonal values using hatching only, क्रॉस हैचिंग या हैचिंग। तो ये एक टेक्निक है जिसके अंदर जितना मेहनत करेंगे उतना धीरे धीरे करके आपको महारत हासिल होती है। और मुझे बहुत ही गर्व है कि ये वाली कला जो है मैं अपने स्टूडेंट को बताने की, सिखाने की बहुत अच्छे से कोशिश की है। विदेशी बच्चों को भी सिखाते थे हम, जितने भी, अमेरिका में मेरी ये वाली क्लास बहुत पॉपुलर थी। मेरे को समर के लिए एक सेमेस्टर के लिए भेज दिया जाता था कि दिलीप तुम जाओ और समर्स में एक क्लास लो, और वहाँ पे प्री रजिस्टर्ड रहता है कि दिलीप विल बी हियर एंड ही विल बी टीचिंग ऑल दीज ट्रेडिशनल मीडियम्स। सो एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई होता था। तो मैं, मतलब आप सिंग्लिश में बात कर रहे हैं, अचानक अमेरिकन एक्सेंट में बात कर रहे हैं, फिर देसी भाषा में बात कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल काम था। मैं तो एक ऐसे बैच को भी पढ़ाया हूँ कोरियन, जिनको अंग्रेजी नहीं आती और हिंदी नहीं आती और कोई भाषा नहीं आती, सिर्फ कोरियन आती है, उन लोगों को भी मैंने पढ़ाया। 18 बच्चे थे कोरिया से, और गेम जिसको आप UI बोलते हैं ना, उनके स्टूडेंट्स थे वे, और उनको मैंने 15 वीक पढ़ाया, फिर एक बार और पढ़ाया था, 2 बार ऐसा हुआ था। तो ये देखिए हैचिंग से मैंने उसको भरा, ये नहीं कि एकदम से गुस्से में आए और काला काला भर दिया, वो वाला नहीं है, क्योंकि ये बहुत प्योरिटी होती है। अगर आप किसी अच्छे हैचिंग वाले आर्ट वर्क को देखेंगे ना, हाथ में लेके देखेंगे, यू विल लव इट, यू विल बी सो अमेज कि कितने बारीक बारीक काम होते हैं। अब यहाँ पे ये इन्होंने एक जो हम लोग स्पोर्ट्स वाला पजामा होता है, पजामा ही बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो एक ट्राउज़र टाइप का कुछ है इनका, जो हम लोग पहनते हैं कभी कभी विंटर्स में, मैं रात को पहनता हूँ। तो इसके अंदर एक स्ट्राइप्स बना हुआ है, और ये देखिए मैं हैच करके भर रहा हूँ, और इसमें ना क्रॉस हैचिंग नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ, कई जगहों पे किया है मैंने। तो ये जो टोनल वैल्यू मैंने लगाया है हैचिंग वाला, उसमें जो बीच बीच में जहाँ ये लाइन कनेक्ट हो रही है ना, वो अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं क्लास में, जब बच्चे हमारे पास होते हैं, जब जो मेरे साथ पढ़ते हैं ना, उनको मैं अच्छे से बता पाता हूँ। और YouTube के वीडियो में सारी चीज़ें तो हम नहीं बताते हैं, तो मैं आपसे ईमानदार होकर बता भी दे रहा हूँ कि जो वीडियो जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, वो मैं उसके YouTube पे वीडियो नहीं डालता भाई। अगर आपको सीरियस हैं, अगर यू आर सीरियस अबाउट लर्निंग ऑल द बेसिक फंडामेंटल्स, तो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, एंड यू विल हैव नो डाउट्स अबाउट योर करियर, एंड देयर विल बी नो क्वेश्चन आंसर, मतलब आपके जितने भी सवाल होंगे आई कैन आंसर दैट
हर सवाल का जवाब है मेरे पास। तो आप कोशिश करिए, अगर मौका निकाल सकते हैं और लाइफ पे 2 महीने आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं। और एक और गुजारिश मतलब अंग्रेजी में रिक्वेस्ट बोलेंगे और उर्दू में गुजारिश बोलेंगे। तो तो जो लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, देखिए मैं भी एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल हूँ। हमारे देश में ये प्रथा थोड़ी सी कम है कि हम एक बार जब पढ़ लेते हैं ना तो फिर अब उसके बाद हम ज़िंदगी भर पढ़ने नहीं जाते। आप किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ पे अप स्किलिंग होती है। स्किल्स फ्यूचर एक सिंगापुर में एक भारत सरकार का इनिशिएटिव है। वहाँ पे जो लोग 40, 45, 50 के आसपास हो जाते हैं एंड दे आर एक्चुअली फेड अप विद देयर करियर में, उनको मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत लाइफ मोनोटोनस हो रहा है एंड दे वांट टू स्विच देयर करियर विच इज़ अ बिट क्लोजर टू व्हाट दे आर डूइंग। तो अभी जैसे मेरे पास एक लड़का आया, वो बोला कि सर मैं 3D का काम कर करके बहुत सालों से 3D पे लगा हूँ, लेकिन एक ठप्पा लग गया कि मैं 3D आर्टिस्ट हूँ और कैन आई बी अ 2D आर्टिस्ट। तो 2 महीने उन्होंने मन से पढ़ाई किया और नाउ ही कैन प्राउडली से हिम कि आई एम अ 2D एंड 3D आर्टिस्ट। दोनों ही काम मुझे उतना बराबर से आता है, तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है। और झेप वाली बात और वो वाली चीज़ दिमाग मत रखिएगा यार, आई फील शाई टू गो स्टडी अगेन। ये ऑनलाइन क्लास है, आप चाहो तो अपना कैमरा बंद रखना नहीं, एक बहुत अच्छी सी कम्युनिटी बन रही है। आगे चल के मे बी 10,000 लोग हो जाएंगे जो दिलीप चौबे पढ़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप तब तक जो है काफ़ी लेट हो जाए और आप मन बनाते रह गए और चीज़ें बदलती चली गई और आप पीछे होते गए। तो इफ़ यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी, जस्ट टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, टेक अ डिसीजन और टाइम निकालिए, एक रूटीन बना लीजिए। मैं पहली बार, जब से पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, और पहली बार ऑनलाइन और मॉर्निंग क्लास मैं ऑफ़र करने जा रहा हूँ। तो जो बच्चे हैं, जिन लोगों का कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ने का मन है, जो लोग गेम एनिमेशन को अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, और अभी बच्चे हैं मतलब दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर BFA और MFA और BDES का पढ़ाई करने जा रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे गॉट टाइम इन दिस समर, क्योंकि अब तो एडमिशन्स वगैरह जिन लोगों को एडमिशन के लिए अभी जाना है, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। तो और एक और ज्ञान मैं आपको दे देता हूँ, रुक जाइए, पहले ये कंप्लीट हो गया है और मैं अपने पूरे हस्ताक्षर इसमें किया है, तो उम्मीद है इसमें कुछ कुछ नया आपको सीखने को मिला। थोड़ा कहीं कहीं पे ब्लर हो जाता है, वीडियो बना रहे ना, देखिए ये है ग्राफाइट पेंसिल का जादू। स्केचिंग मैजिक का नया दूसरा वीडियो संपन्न हुआ, अब ये तीसरा वीडियो है। ये एक महिला है जो कि हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे एम्स है ना दिल्ली में, वैसे ही एक PGI है, संजय गांधी कुछ करके नाम है पूरा, SGPGI बोलते हैं, AMC मान लीजिए इसको, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेस काइंड ऑफ थिंग। एंड स्टूडेंट दे स्टडी हियर ऑल्सो एंड दे बिकम डॉक्टर। तो देखिए कितना बेसिक मेरा एक आर्ट वर्क है, कितना सिंपल, कितना बेसिक, कोई हैसल फैसल नहीं, कुछ दिमाग नहीं, कोई लाइंस नहीं, बट एक प्लेसमेंट जो रफली ब्लर सा मेरे को दिख रहा था वो हमने इसमें डाल दिया। हाँ, तो मैं कुछ बता रहा था, आप आनंद लेते रहिए, मतलब बीच बीच में आपको बताऊंगा, मेरी बात थोड़ी मुकम्मल हो जाए, मेरी कंप्लीट हो जाए बात ये कह रहा था मैं कि कुछ कमेंट्स आते हैं हमारे पास एंड आई वांट टू रिफ्लेक्ट दैट। जो कमेंट आए हैं उसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे किसी एक हमारे सब्सक्राइबर हैं शायद, उन्होंने कहा कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे आर्ट फील्ड में जाने का बहुत मन था, लेकिन मुझे किसी ने बोला कि आर्ट जो है वो टाइम पास के लिए होता है और जॉब एक अलग चीज़ होती है। मतलब आर्ट जो है वो टाइम पास के लिए होगा और लेकिन तुम जॉब क्या करोगे। तो मैं उस महानुभाव को ये बताना चाह रहा हूँ कि
अगर आप जॉब को सैलरी से तुलना करते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कि आपने जिस बच्चे को ये बात बताई थी, आप और आपके साथ 10 लोग जितना सैलरी मिला के कमाते हैं, किसी भी प्रोफेशन के हों आप, तो मेरी सैलरी आप 10 लोगों को मिला के उतनी थी महीने की। तो डोंट अंडर एस्टिमेट दिस फील्ड। पहली बात, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे जो भी हो, आर्ट में यू कैन मेक मोर मनी देन व्हाट यू आर डूइंग, एंड देयर इज अ करियर देयर। बहुत लोग हैं जो सिर्फ आर्ट करते हैं बिकॉज दे हैव पैशन ऑन दैट, एंड अगर वो गुड अच्छे हैं तो वो इक्विवेलेंट हैं, चाहे एक इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, एक आर्टिस्ट हो, दे कैन मेक इक्वली मनी, मे बी मोर देन यू। तो ये भ्रम फैलाना तो पहले बंद कर दीजिए कि आर्ट इज अ टाइम पास। आर्ट इज अ प्रोफेशन। तो आप ही के जैसे लोग हैं जिन्होंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के बारे में आपको पता ही नहीं है, यू डोंट इवन नो। अब आते हैं जो लोग सेल्फ टॉट लोग हैं। इवन सेल्फ टॉट लोग कई बार मेरे से भी बेहतर हैं भाई। मैं बहुत सारे आर्टिस्टों को जानता हूं जो जिनका एक नाम है, जो यहां से लेके अमेरिका तक काम करते हैं। दे नेवर बीन टू अ कॉलेज ऑफ आर्ट्स बट दे गॉट अ स्किल। तो अप्रिशिएट करिए। मैं 1986 में बीएफए करने गया था, 1986 में। उस समय मैं मान सकता हूं कि पेरेंट्स या गार्जियन या फ्रेंड, दे हैव नो क्लू अबाउट व्हाट इज अ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और इज देयर करियर इन आर्ट। तब भी मैंने किया ना। अब तो आप अवेयर हो गए हो ना क्रिएटिविटी क्या होती है। अब तो दुनिया भर के साधन है। अब तो चैट जीपीटी भी आपको बता देगा इज देयर करियर इन आर्ट्स और नॉट। तो एक यंग बच्चा है जिसके अंदर टैलेंट था, एंड यू मिसगाइडेड दैट kid and you told what it will be your job. Art is a time pass. तो ये गलत फहमी जो है ना, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। There is a career into that. Don't misguide youth of India. Appreciate what they are doing. Let them do what they want to do. Sorry, I'm talking little bit harsh, but this is the truth. आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपसे बेहतर कर सकता है वो बंदा। Don't misguide people. अब आते हैं दूसरी बात। मैं बहुत सारे वीडियो डाल रहा हूँ, बहुत तरह के कंटेंट में डालता हूँ। वो इसलिए भी डालता हूँ कि बहुत लोग मिसगाइड करते हैं बच्चों को, बोलते हैं कि आप ना एक अपना स्टाइल क्रिएट करिए। ये भी आप मिसगाइड कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू फोर्स योरसेल्फ टू फाइंड अ स्टाइल। ये 100 साल पुरानी विद्या या कंफ्यूजन पहले से कई आर्टिस्टों ने क्रिएट करके रखे हैं, और ये आपके दिमाग में डाला जा रहा है। जो भी आप कर रहे हैं वो आपका स्टाइल है। डोंट इमिटेट एनीबॉडी। आप जो कर रहे हैं ना, दैट इज योर स्टाइल। आपको कुछ अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस काम करते जाइए, वही आपकी आइडेंटिटी है। तो ये भी मिस कंफ्यूजन और गाइड करने वाले लोग कि आपका अपना स्टाइल, आपका अपना स्टाइल करने के लिए वो क्या करते हैं मैं बता दे रहा हूँ। वो 4 आर्टिस्टों का काम चोरी करके रख देते हैं, बोलते हैं इन चारों को मिला के ना एक अपना स्टाइल कॉपी करो। दिस इज व्हाट यू टीचिंग। तो ये सब ऐसे जो लोग हैं जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें झूठ बातें हैं। जो आप कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, यू आर गुड। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, दे आर डूइंग मांगा आर्ट वर्क, आई अप्रिशिएट देम, और वो काम कर रहे हैं, ठीक है। बट जो मांगा कर रहे हैं, अगर उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। मतलब इंडिया में आप मांगा उतना एक्सेप्टेशन नहीं है ना। अगर आप एनसीईआरटी की किताब में मांगा में आम, अमरूद और टमाटर बनाएंगे एज अ इलस्ट्रेटर, दैट इज नॉट अप्रिशिएटेबल। इंडिया में थोड़ा सा अभी दिक्कत है। वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी है, और स्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे कंपनी में विनमिक्स में काम करने आ रहे हैं और मैंने आपको मंत्रा की कॉमिक दे दी, तो आप मंत्रा जैसे बनाए वैसे ही तो बनाएंगे ना, कि आप मंत्रा को जापानी बना देंगे। यू शुड बी एबल टू अडॉप्ट। बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो मैं इसीलिए वापस आया हूँ ना इंडिया। मैं तो वहीं खुश था ना।
ये जितने मिथ हैं ये सारी चीज़ें हम ख़त्म कर देंगे। आज नहीं, मेरे को टाइम लग रहा है, ठीक है, एक दिन होंगे ना, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, ओपन मीडिया है, आई एम ऑनलाइन ऑल द टाइम 24/7, इंस्टा है और आई एम कनेक्टेड ऑन फेसबुक। लोग मेरे से बात करते हैं ना, तो मैं को उनको कहीं कोई गलत रास्ता थोड़ी, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया हूँ जो ऑलरेडी सुपरस्टार थे, बट स्टिल दे केम टू मी एंड स्टडीड विथ मी इन DigiPen ऑल्सो एंड हियर ऑल्सो। और विदेश में भी आई गॉट ए स्टूडेंट ऑफ 74 ईयर ओल्ड, क्योंकि पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। तो ध्यान दीजिए जरा सा, और आप मेरे से बात करते रहिए। ये एक फैमिली बनने जा रही है विच इज गोइंग टू चेंज इंडिया, एंड डोंट अंडर एस्टिमेट मी। आई कैन चेंज, आई गॉट पोटेंशियल। एक इंडस्ट्री बना के मैं दम लूंगा तब तक रुकूंगा नहीं भाई। और ये काम मैं कर चुका हूँ। एक कंट्री को ही हमने क्रिएटिव इंडस्ट्री में डाला, और ये काम DigiPen ने US में भी किया था। एक छोटी सी जगह है रेडमंड में उन्होंने इतने प्रोग्रामर आर्टिस्ट उन्होंने डाल दिए 30 साल में कि वो एक इंडस्ट्री बन गई, गेम इंडस्ट्री। गूगल कर लीजिए रेडमंड सिटी अमेरिका, वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट है, वहीं पे बोइंग है। तो ये एक चेंज आने वाला, चिंता मत करिए। मैं लगा हूँ, इसीलिए लगा हूँ, मैं मेहनत नहीं करता हूँ, पर नहीं दिख रहा। चलिए, हो गया ज्ञान। अब आते हैं ड्राइंग के ऊपर। देखिए, ये इमेज मैंने इसलिए चुना कि इनका जो ब्लाउज है उसके अंदर कुछ एम्ब्रॉयडरी हो सकती हुई है। यू डोंट हैव टू ड्रॉ ईच एंड एवरी गोला एंड ईच एंड एवरी डिटेल्स। हाँ, एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जिससे वो डिज़ाइन वैसा दिखने लगता है। अगर मैं इसको ऑयल पेंट में बनाता और एक मास्टरपीस बनाता और 1 महीने लगा के बनाता, तो शायद मैं एक एक डिज़ाइन, एक एक पैटर्न को मैं बनाता। लेकिन मैं जो है ये स्केच मुश्किल से 3 घंटे में बनाता हूँ, सवेरे सवेरे। उसके बाद मेरे और भी कुछ काम है, कुछ पढ़ाई करानी है, खाना वाना खाना है, नहाना धोना, इसे भी तो करेंगे। 3 घंटे में क्या बनेगा आपको? तो 3 घंटे में एक ऑप्टिकल इल्यूजन मैं बना रहा हूँ। जो इनका जो डिज़ाइन का जो पैटर्न है वो मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ, और उसमें बहुत सारा कंटूर है। तो पहले वाले वीडियो में, दूसरे वाले वीडियो में और ये तीसरे वाले वीडियो में आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, देख लिया, ज्ञान जो होता है। तो ये वाली पेंसिल से मैंने एक बेस बना लिया, और मैं मार्क कर दिया कि यहाँ पे जहाँ पे ये साड़ी ख़त्म हो रहा है ना, वहाँ पे वो लड़की बैठी हुई है। तो अभी मेरा ये फाइनल ड्राइंग नहीं है, बट मेरे लिए एक तरह से एक ब्लर सा एक इमेज में दिमाग में लेके चलता हूँ कि यहाँ पे कहीं वो चेहरा बनेगा। और ये एक बेस बना दिया मैंने इस पेंसिल से। तो आप देख लीजिए, टोनल वैल्यू में लग रहा है ना कि ये साड़ी का पल्लू है या बॉर्डर है, साड़ी का बॉर्डर है। तो और ये जो हाथ है इसमें भी एक लाइट आ रही है। तो इस पेंसिल से इस तरह की मार्किंग करने में बहुत इजी हो जाता है, चीज़ें प्लेस्ड हो जाती हैं। देन अच्छा, इस पूरे इमेज में ना एक टॉप वाला एंगल है, मतलब लग रहा है कि ऊपर से फोटो खींचा गया है, मतलब एक फोरशॉर्टनिंग जैसी कोई चीज़ या पर्सपेक्टिव है टॉप से। तो हो सकता है मैं लंबा हूँ, या हो सकता है कि मैं किसी ऊंची जगह पे था, तो जब ये तस्वीर खींच रहा था तो ये वाली चीज़ मेरे को मिली। और मैं जानबूझ के ग्रे स्केल इसलिए कर दिया हूँ इमेज की, आप कलर से कहीं कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। जब मैं कलर पढ़ाता हूँ अपने क्लासेस में, देन ओनली आई टॉक अबाउट कलर, एंड देन ओनली आई टेक अ रेफरेंस। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कलर के साथ, तो ये समझ गए मेरे स्टूडेंट्स के बारे में, अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे वाई आई टेक ग्रे कलर। और बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि ये जो हमारे टीचिंग मटेरियल्स हैं फॉर द क्लास, ये इससे मेरे स्टूडेंट का भी काम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो सारे स्टूडेंट स्केचिंग वाले नहीं हैं कि मेरे को ना खाली स्केचिंग पे फोकस करना है। कुछ लोग हैं जो कंसेप्ट आर्ट पे काम करते हैं, कुछ एनवायरनमेंट पे करते हैं, कुछ कॉमिक में लगे हैं, बट एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड, सो कनेक्टेड।
और ये जो कुछ लोग हैं रिमोटली हमारे जो वीडियोज़ होते हैं उससे कुछ-कुछ सीखते हैं और वो बताते हैं हमारे कमेंट में कि सर मैंने सीखा और मेरा काम थोड़ा-सा और अच्छा हो गया, तो मुझे बड़ा प्राउड सा फ़ील होता है। हम लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम एक-दूसरे से कभी मिले नहीं हैं। मैं कभी-कभी जाता हूँ, मुझे थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है। मतलब मान लीजिए कहीं मैं चला गया पब्लिक प्लेस पे, वहाँ पे कोई फ़ैन वर्ड मेरे को पसंद नहीं है। तो सब लोग फैमिली हैं, जो लोग मेरे को जानते हैं, जो हमारे राज कॉमिक के ज़माने से हमसे जुड़े हैं। वी आर ऑल फैमिली, एक-दूसरे को जानने वाले लोग हैं, एक-दूसरे के वेल विशर हैं। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक दिन मेरी बिटिया को किसी ने बता दिया कि जितना मैं दिलीप चौबे को जानता हूँ उतना आप भी नहीं जानते हो। तो पीपल फॉलो भी वर्ड अच्छा नहीं है, बट पीपल नो मी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड दे रिकमेंडिंग मी टू देयर किड्स एंड चिल्ड्रन कि आप इनसे मिलिए, इनसे पढ़िए, इनका काम देखिए। तो वो जो कनेक्शन है एंड दे फील प्राउड, मतलब मेरे को बहुत फीडबैक मिले हैं बहुत लोगों से कि वो मुझे अपना मानते हैं। जो लोग मेरे राज कॉमिक वाले ज़माने से मेरे से जुड़े हैं, दे लव मी, दे केयर फॉर मी एंड दे कंपेयर मी। मेरे से ज़्यादा मेरे आर्ट वर्क के बहुत क्रिटिक रहे हैं। कोई मेरे को पसंद करता था, कोई नहीं करता था, किसी को तिरंगा की बॉडी ख़राब लगते थे, किसी को अच्छे लगते थे। तो अब मैं क्या करूं, मतलब अब जितना पैसा मिलता था उस हिसाब से घर भी चलाना होता था। अब 100 रुपये 150 रुपये में हमको पेश करने पड़ते थे, तो क्या ही हम उसके अंदर काम कर लें, और डेडलाइन का प्रेशर होता था। तो जो काम आपने देखा है वही काम दिलीप चौबे का ये भी काम है। आप कंपेयर कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको कि, लेकिन वो जितने लोग राज कॉमिक के ज़माने से हमसे जुड़े हैं सब लोग कभी कभी मिलते हैं तो ओवरवेलमिंग हो जाता है। मतलब एक बार मैं गया, कॉमिक कॉन में था, एक लड़का आया वहाँ पे, उसने मैं पहले ही बता दिया था कि मैं कॉमिक कॉन में आ रहा हूँ। बेचारा एकदम सज धज के तिरंगा बन के आया मेरे पास, एंड देन ही गॉट tears in his eyes and oh my god। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब मैं क्या ही बताऊं इसको, क्या फीलिंग होती होगी मेरे पास। तो वो इतना प्यार करता है तिरंगा को, मुझे भी करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि दिलीप चौबे को नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, बड़ा इमोशनल कर देती हैं। वो दिन याद आते हैं कि आज किन सर्कमस्टांसेस में, आज से 30 साल पहले 25 साल पहले मैं काम कर रहा था। हाँ, राज कॉमिक के लिए मैं करीब 25 साल से जुड़ा था। 25 साल बहुत होते हैं भाई। तो संजय जी बता रहे थे अभी कि चौबे जी हमारे पास आए 25 साल पहले। हाँ, लेकिन उससे पहले भी मैं बहुत सारा काम कर चुका हूँ। जब मैं 40 साल की बात करता हूँ ना, तो मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में काम किए, बहुत सारी कॉमिक और दूसरी कॉमिकों में भी काम किया मैंने। एक फोर्ट कॉमिक था, एक पवन कॉमिक के लिए बहुत सारी किताबें की। एक सीरीज़ करने वाले थे चंद्रकांता संतति पे, लेकिन वो हाथ से निकल गया। मैं मतलब हाथ से निकल गया ना, मतलब आई डोंट हैव टाइम टू डू दैट। तो अब ये जो बच्ची ने टी शर्ट पहना है, ये ग्रे है, मतलब डार्क ग्रे है, काफ़ी काले रंग का है। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी ये वाली पेंसिल से हैच करके एक मिड टोन बना दिया है। तो ये हैच के लिए कर लिया है, और उसे एक बेस कलर हो जाता है। नियोनी पेंसिल है तो इससे एक बेस कलर हो जाता है, और भी अच्छा और भी बारीक कर सकते हैं, मतलब खाली लाइन से, खाली हैचिंग से। तो ये हमारी सीरीज़ बनाने का मन था। मिनी सीरीज़ है। मैं भी रस्टी ना हो जाऊं, क्योंकि मैं बहुत तरह के टेक्निक पे काम करता हूं। तो एक टेक्निक पे काम किए, अभी जैसे मैं ये कर रहा हूं ना पेंसिल वाला, मज़ा आ रहा है और एक फॉर्म बन गया है। फिर ऐसा ना हो कि मैं बहुत अच्छा बनाने लगूं तो मैं छोड़ देता हूँ। तो अभी यहाँ पे इनकी साड़ी में बहुत सारा एक पैटर्न डिज़ाइन है। और अब हम, हाँ, आपको एक और बात बताऊँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की क्लास होती है। दे गॉट PhD ऑल्सो इन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। तो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग का फ़र्क मैं बता दे रहा हूँ आपको। फैशन डिज़ाइनिंग में हम लोग कपड़ा सिल के और फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब कपड़े को एक अलग शेप दे के या कुछ क्रिएटिव करके हम करते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ये होता है कि कपड़ा कैसे बनाते हैं, वीविंग में कौन सा डिज़ाइन, कैसे ताने बाने कैसे जाते हैं, ये वाली चीज़। तो हमारे यहाँ पे कारपेट वीविंग और बनारसी साड़ी की डिज़ाइन बनाना
पैटर्न डिज़ाइन कैसे होते हैं, बूटी वाला काम कैसे होता है। तो हम लोग एक बटर पेपर पे हम लोग ट्रेस करके, और एक उसको मैं भूल गया क्या बोलते हैं, आप ही बताइएगा। एक पेपर आता है जिसमें क्रॉस बने रहते हैं, जैसे जिग्जा पजल नहीं, और क्रॉसवर्ड होते हैं ना, वैसा वाला एक नाम भूल गया मैं, क्या बोलते हैं, आप बताइएगा। तो उसमें हम लोग वो डिज़ाइन को जो ट्रेडिशनल जो पेपर पे हम बनाए ना पेंसिल वेंसिल से, उसके ऊपर हम खाने बना के उसके अंदर भरते थे कि ये डिज़ाइन देखने में ऐसा लगेगा। तो वो साड़ी वाड़ी की बुनाई में काम आता है। तो वो वाले डिटेल भी मुझे मालूम है कैसे बनाते हैं, बट वो डिटेल इस तरह के स्केचेज में नहीं डालने चाहिए। अगर हम इसको ऑयल पेंट में करते तो शायद डालते। तो अब इन्होंने चूड़ी पहन रखी है, तो चूड़ी में भी बहुत सारी डिज़ाइंस हैं, तो उतना तो नहीं रहता है। तो एक बेस बना लिया मैंने टोनल वैल्यू का, और उसके बाद लाइन आर्ट पे काम करना। जो लाइन है ना, उसके अंदर भी आपको ना थिकनेस दिखाई देगा, वैल्यू दिखाई देगा, और उसके अंदर बहुत सारे, मतलब हैंड और फीट का तो एक ट्यूटोरियल बनता है आपके लिए। मैं देख रहा था एक डेविड फिंच का 3-4 साल पुराना वीडियो है, उसमें मिलियन व्यू आज आ रखे हैं, हाथ कैसे बनाए और पैर कैसे बनाए। लेकिन मैंने देखा तो मेरे को लगा कि यार बहुत एडवांस लेवल पे जा रहा है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। और मैंने ये भी देखा कि अगर मैं एक उंगली बना के उसका वीडियो बना दूंगा ना, एक उंगली कैसे बनाए, तो वो मिलियन व्यू चला जाएगा, और एक पूरा बॉडी बनाएंगे ना तो वो 1000 पे रुक जाएगा। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको खाली एक उंगली सीखनी है या पूरा स्केचिंग सीखना है। तो आप बताइएगा हमको, गाइड करिएगा कि खाली उंगली वाला वीडियो बनाइए तो बहुत सारे व्यूज़ आएंगे। और मेरा मन करता है ना कि पेट भर के ज्ञान मिले एक ही वीडियो में। अभी मजबूरी है मेरी, क्योंकि ये वीडियो भी शायद हमको लगता है 1 घंटे तक का हो जाएगा, नहीं तो मैं तो 5 घंटे का 10 घंटे का एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो अब इसको हम कोशिश करेंगे 3 पार्ट में कर दे रहे हैं। तो लेकिन हर पार्ट में ना एक टिप देंगे, एक सीक्रेट देंगे। तो चलिए आप इसको देखिए, मैंने 2 कर दिए, तीसरा कर दिया। इस तरह के 3 वीडियो आएंगे, हर वीडियो में कम से कम 3 वो मैं डालूंगा। और आपकी सूचना के लिए एक और बात बता दूं कि पहली बार मैं ऑनलाइन क्लास करने जा रहा हूं, मतलब कर तो रही हूं ऑनलाइन, मतलब मॉर्निंग में करने जा रहा हूं। और ये मई के महीने में जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं बच्चों की, वो उनके लिए, ये बच्चों को ही, मतलब अगर आप 70 साल के भी हैं तो भी हमारे बच्चे हैं भाई। गुरु शिष्य परंपरा वाली कहानी है। तो ये क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और मई में 4 मई से स्टार्ट होंगी, और 4 जुलाई अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे तक ख़त्म होगी। 2 महीने की क्लास होगी, और 1 महीने में हम आपको ये सारे ट्रेडिशनल तरीके से काम करना सिखाएंगे, कैसे होता है, और वो सारा ज्ञान डिजिटली हम कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए हम फ़ोटोशॉप को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री नॉर्म में जो प्रोफेशनल लोग हैं वो उस पर काम करते हैं। तो आपको अगर आप सिर्फ प्रोक्रिएट पे ही लगे रहना चाहते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, बट देयर विल बी सम ब्रशेज विच आई विल बी शेयरिंग यू some more techniques, tips in Photoshop that will be for you. वो आप ज़रा देख लीजिएगा कि आप कैसे मैनेज करते हैं। तो you need a Wacom tablet or a pen tablet and a computer PC or tablet for digital classes, and traditional you have to buy some material which will be cheaper, don't worry. तो जो लोग विदेश में रहते हैं वो देख लीजिए आपका टाइम मैच। मुझे मालूम है नॉर्थ कैरोलिना के लिए बता रहे थे विवेक जी कि अगर आप एकदम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे 7 बजे करते हैं तो हमारे लिए शाम होगी। तो मुझे नहीं लगता है इतना अर्ली। रात को 10 बजे तक पढ़ाएंगे, और सवेरे 7 बजे बिना मंजन किए हम थोड़ी पढ़ाने लग जाएंगे। तो करेंगे एक बार आपके लिए भी, यूएस के लिए आप इंतज़ार करिए, कभी ना कभी तो करेंगे। तो ये जो रात की 8 बजे वाली क्लासेज हैं, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा उसमें थक जाता हूँ। आई विल टेक अ डिसीजन कि उसको रखना है कि नहीं रखना है। आई विल इन्फॉर्म यू। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोग मिस कर जाएंगे तो मिस कर जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा प्रोएक्टिव रहिए। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस करता था, फिजिकल क्लासेस, तो बहुत लोगों ने देर कर दिया कि हाथ से फिजिकल क्लासेस निकल गई। अब मैं ऑनलाइन करता हूँ, कोई फ़र्क नहीं है फिजिकल और ऑनलाइन में, तो सेम पढ़ाई मैं कराता हूँ और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। और
तो ये रहा एक लॉन्ग सा वीडियो। ये एक सीरीज है, इसका नाम मैंने रखा है स्केचिंग मैजिक एपिसोड 1। जो एपिसोड 2 होगा उसमें भी कुछ स्केचिंग के सीक्रेट होंगे, और जिसके अंदर स्मजिंग को हम नहीं बेस बना रहे हैं, और जो डेप्थ होते हैं, बहुत सारे वोकैबुलरी लोग यूज़ करते हैं कि स्केच की डेप्थ कैसे लाएं। तो देखिए ये जो फूल ऐसे बना है ना, उसके लिए मैंने कंटूर लाइन खींच लिया और इसमें लाइटर पेंसिल बना दिया। वहाँ पे कुछ वाइट कलर के फूल थे वहाँ पे, और ऐसे ही है। मतलब छोटे छोटे डिसीजन मेकिंग है, और एन्जॉय करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। एन्जॉय करिए। और ये थोड़े से डार्कर वैल्यू हैं यहाँ पे। मैं एकदम समराइज जैसे नहीं होता है, कोई चीज़ को समराइज कर देना। और यहाँ पे भी खाली हैच कर रहे हैं, क्रॉस हैच नहीं कर रहे हैं। और डार्कर टोनल वैल्यू है। आगे के कुछ वीडियो होंगे जो कि मैं पेन एंड इंक से काम करके आपको दिखाता हूँ, कुछ वाटर कलर से करके दिखाता हूँ, कुछ स्केचिंग बेस स्केचिंग जो है बहुत ज़रूरी। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। डायनामिक पोजेस कैसे हम मेमोरी से बनाते हैं, एक्शन पोजेस कैसे बनाते हैं, कॉमिक वाले सुपर हीरो वाले पोजेस कैसे बनाते हैं। तो ये रहा वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। और मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में जल्दी ही। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।